शेखर एक जीवनी हिंदी कथा साहित्य में संभावनाओं का एक ज्वार लेकर आया। अज्ञेय शेखर के माध्यम से हिंदी उपन्यास जगत में प्रवेश करते हैं और हिंदी उपन्यास एक नए युग में। यह सच भी है कि एक लंबे अरसे तक शेखर हिंदी का सबसे अधिक चर्चित तथा विवादास्पद उपन्यास रहा। अज्ञेय मूलतः एक प्रयोगवादी साहित्यकार हैं और शेखर हिंदी का पहला प्रयोगवादी उपन्यास। वैसे देखा जाए तो अज्ञेय के सभी प्रयोग वस्तु से अधिक रूप से संबंध रखने वाले हैं और शेखर एक प्रयोगवादी शिल्प का ही उदाहरण है। इस विशेष शिल्प का निर्माण लेखक ने उपन्यास कला संबंधी समस्त पूर्ववर्ती मान्यताओं को तोड़कर किया है। उपन्यास वस्तुतः एक मिश्रित शिल्प का उदाहरण है। फोटोग्राफी, चित्रकला, मूर्तिकला, कविता तथा मनोविश्लेषण पद्धति का। आज हिंदी कथा साहित्य इन दृष्टियों से समृद्ध है, किंतु शेखर इन सब की शुरुआत है। शेखर व्यक्ति मानस का विश्लेषण है। वह व्यक्ति भी सामान्य नहीं, विद्रोही व्यक्ति, तथा यह विश्लेषण सामान्य क्षणों में नहीं, एक विशेष विषन में मृत्यु के आतंक से उत्पन्न एक विषन, घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे विषन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। शेखर की भूमिका में लेखक ने स्पष्ट कर दिया है कि यह रचना उनके जीवन की घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विषन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। और इस प्रकार लेखक की घोषणा के अनुसार शेखर मानस विश्लेषण के द्वारा एक विशेष दर्शन के निर्माण का प्रयास भी है। इस प्रकार लेखक किसी दर्शन का निर्माता तो नहीं, पर कथा साहित्य में एक विशेष शिल्प का जन्मदाता जरूर बन गया। और इस विशेष शिल्प का निर्माण लेखक ने उपन्यास कला संबंधी समस्त पूर्ववर्ती मान्यताओं को तोड़कर किया है। सर्वप्रथम कथाक्रम को तोड़कर वह फ्लैशबैक टेक्निक में लिखा गया है, जिसमें स्मृति ही प्रधान है। कृति की चेतना के दो और आयाम हैं, एक क्रांति की भावना, दूसरा बचपन और किशोर जीवन का वर्णन। क्रांति की भावना दुर्बल है, आस्थाहीन है, सजीव नहीं है, कभी कभी आरोपित सी लगती है। शेखर एक क्रांतिकारी पात्र जिसे फांसी की सजा हो चुकी है, जो काफी तटस्थ और निर्मम भाव से अपने जीवन का पुनर्अवलोकन लिपिबद्ध करता है। इस पुनर्अवलोकन के रूप में उसके जन्म से लेकर लगभग 20 वर्षों तक का जीवन हमारे सामने प्रत्यक्ष हो उठता है। स्मृतियाँ क्रमहीन खंड चित्रों के रूप में आती हैं। ये खंडित चित्र एक अतीत प्रवाह के रूप में परिणत हो जाते हैं और दूसरे भाग तक आते आते कथा एक सहज उपन्यास के रूप में बदल जाती है। शिल्प का यह परिवर्तन अत्यंत सहज किंतु कलात्मक। स्मृतियाँ चित्रों के रूप में आती हैं। कभी वे दूर से दिखाई जाते हैं, फोटोग्राफी के लॉन्ग शॉट की तरह धुंधले, कभी कभी आउट ऑफ फोकस भी, और कभी अचानक वे क्लोजअप के रूप में पाठक की दृष्टि को घेर कर एक पूर्ण बिंब बन जाते हैं। इस प्रकार के चित्रात्मक गद्य का प्रयोग अज्ञेय से पूर्व किसी हिंदी कथा साहित्य में नहीं हो सका था। मिश्रित शिल्प का सफल प्रयोग कर अज्ञेय हिंदी गद्य में एक सर्वथा नूतन गद्य की रचना करते हैं। इसके अतिरिक्त समस्त कला विधाओं के अन्योनाश्रित संबंध को पहली बार हिंदी पाठक अनुभव करता है। आधुनिक शिल्प विधान की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण प्रयोग है।
आगे के इस उपन्यास का शिल्प जितना चर्चा का विषय रहा, उतनी ही चर्चा इस बात को लेकर हुई कि यह वास्तव में उपन्यास है या जीवनी। उपन्यास का नायक शेखर स्वयं अज्ञेय है अथवा कोई और व्यक्ति, यह विशेष कौतूहल का विषय रहा। कुछ लोग इसे पूरी तरह उनकी आत्मकथात्मक कृति मानते हैं। क्या शेखर की जीवनी अज्ञेय की जीवनी ही है? स्वयं लेखक जानते थे कि यह प्रश्न पूछा जाएगा कि क्या यह जीवनी आत्मजीवनी ही है। इसका कुछ कुछ स्पष्टीकरण अज्ञेय उपन्यास की भूमिका में देते भी हैं। शेखर हिंदी का पहला मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है, जिसमें आवश्यक कलात्मकता का निर्वाह करते हुए भी मनोविश्लेषण की शास्त्रीय पद्धति का प्रयोग किया गया है। शेखर उपन्यास के उस युग में लिखा गया था जब मनोविश्लेषण के आदि आचार्य फ्रॉयड और उनसे प्रभावित साहित्य विदेशों में तेजी से लिखा जा रहा था। अज्ञेय ने शेखर को जिस रूप में प्रस्तुत किया है, उसमें शेखर के व्यक्तित्व का निर्माण कई धरातलों पर होता है। एक और उसकी नैतिक दृष्टि का विकास होता है और दूसरी ओर सौंदर्य बोध का। शेखर की विद्रोह चेतना जितनी प्रबल है, उतनी ही प्रबल उसकी सौंदर्य चेतना भी। शेखर चूंकि एक कलाकार की कहानी है, इसलिए वह एक प्रणय गाथा है, विद्रोह गाथा तो एकदम नहीं। शेखर वस्तुतः प्रारंभ से अंत तक एक प्रेम उपन्यास ही रहता है। 1940 में शेखर एक जीवनी का प्रथम भाग उत्थान प्रकाशित हुआ और दूसरा भाग संघर्ष 1944 में प्रकाशित हुआ। प्रथम भाग की भूमिका में अज्ञेय ने शेखर के 3 भागों में प्रकाशित होने की घोषणा की थी, लेकिन तीसरे का प्रकाशन न हो सका। लेखक ने तीनों उपन्यासों की स्वतंत्र अस्तित्व की कल्पना की थी, जिसका जिक्र प्रथम भाग उत्थान की भूमिका में उन्होंने किया भी। उपन्यास में लेखक का कवित्व अनेक स्थानों पर बिखरा मिलता है, वैसे ही जैसे प्रसाद के नाटकों में उनका व्यक्तित्व सहसा व्यक्त हो जाता है। मगर प्रकृति, प्रेम, कवित्व, चिंतन के सूत्र, प्रणय, क्रांतिकारिता आदि के चित्रण में कहीं भी सामाजिकता की गंध नहीं आती। इनमें से कोई भी बात समाज से जोड़कर नहीं दिखाई जाती। हर चीज़ शेखर के व्यक्तित्व में ही घुल मिल जाती है। लगता है कि एक अकेला व्यक्ति है, जैसा चाहता है जीता रहता है, जो चाहे करता है, कहीं कोई बाधा या परेशानी नहीं है। समाज नाम की कोई चीज़ यथार्थता है ही नहीं। पात्रों की स्थिति को, घटनाओं की संरचना को देखिए तो शेखर की चेतना का मूल स्वर और भी स्पष्ट हो जाता है। शेखर शुरू से ही एक अहमवादी प्रवृत्ति का शिकार है, जिसमें उसके आसपास का हर व्यक्ति उससे छोटा दिखाई देता है। यहाँ कोई पात्र अपने लिए नहीं जीता, किसी का अपना व्यक्तित्व नहीं है। सभी शेखर के लिए आते हैं, शेखर के लिए छिप जाते हैं या मर जाते हैं। लगता है शेखर किसी समाज में नहीं रहता। उसके आसपास क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वह नहीं जानता, वह जानना भी नहीं चाहता। कृति की सबसे अधिक शक्ति शेखर के किशोर जीवन की ग्रंथियों के वर्णन में दिखलाई देती है। शुरू से ही शेखर एक अहमवादी प्रवृत्ति का शिकार है, जिसमें उसके आसपास का हर व्यक्ति उससे छोटा दिखाया गया है, उसके सामने बौना दिखाया गया है। इस प्रकार यह कृति एक उलझी हुई अहमवादी संवेदना की अर्थहीन फैंटेसी बन गई है। शेखर एक जीवनी पर कवि कुंवर नारायण की टिप्पणी एकदम सटीक ठहरती है। वे लिखते हैं, अज्ञेय की कृतियों में शेखर एक जीवनी का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यह कृति न केवल अज्ञेय को एक प्रमुख उपन्यासकार के रूप में स्थापित करती है, बल्कि आत्मकथात्मक शैली और मनोविश्लेषणात्मक पद्धति
दो ऐसी प्रवृत्तियां सामने लाती हैं जो हिंदी में नई थी। पिछले उपन्यासों से शेखर इस अर्थ में भिन्न है कि उसमें व्यक्ति को भी उतनी ही बड़ी विचारणीय समस्या माना गया है जितना प्रेमचंद युग में समाज को। तो हम आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे कैसे शेखर एक जीवनी, शेखर की अहमवादी संवेदना की अर्थहीन फैंटेसी बन जाती है।